अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ईरान और अमेरिका के मामला के हवाले से ताज़ा अपडेट्स जनाब आपको देंगे। बड़ी एक्सक्लूसिव चंद वीडियोज़ भी आपको दिखाएंगे कि दोनों साइड्स की जानिब से जो मिसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसकी लेटेस्ट फुटेजेस जो है वो क्या बताती हैं। कुछ लोकल खबरों के हवाले से, पाकिस्तानी खबरों के हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब ने एक दफ़ा फिर जनाब टेम्परेचर बढ़ा दिया है। कल उन्होंने एक तकरीर की है और उस तकरीर के अंदर एक दफ़ा फिर फ़ौज को उन्होंने ललकारा है। इसकी डिटेल्स भी अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन सबसे पहले ज़रा बात करेंगे कल रात को जो फीफा वर्ल्ड कप फाइनल खेला गया स्पेन और अर्जेंटीना के दरमियान। मैं माजी में कई दफ़ा ये बात कह चुका हूँ कि अर्जेंटीना मेरी बड़ी एक फेवरेट टीम है और मेसी मेरा फेवरेट प्लेयर है। लेकिन कल रात को जो मैच खेला गया, स्पेन ये मैच जीतने में कामयाब हुआ। एक्स्ट्रा टाइम के अंदर जो है ये फाइनल ख़त्म हुआ। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये वीलॉग जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी अभी ये फाइनल देख के ही मैं फारिग हुआ हूँ, तो अब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और 1-0 से जो है वो स्पेन ये वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुआ। मेसी की जो टीम थी बिल्कुल आउट ऑफ टच लग रही थी। मतलब आप ये अंदाज़ा कर लीजिए कि इवन एक्स्ट्रा टाइम तक के अंदर भी जो है एक स्टैट मेरे नज़रों से गुजरा कि जो गोल के ऊपर अटेम्प्ट्स हुई थी, जो अर्जेंटीना के गोल के ऊपर अटेम्प्ट्स हुई थी, 20 अटेम्प्ट्स की गई थी तब तक। उसके बाद और भी हुई हैं, लेकिन एक वक्त तक ऐसा था कि 20 अटेम्प्ट स्पेन की जानिब से की गई थी और एक भी अटेम्प्ट अर्जेंटीना की तरफ से नहीं की गई। मतलब 20 वर्सेस 0। तो अगर आप 20 दफ़ा अटेम्प्ट करेंगे तो एक ना एक दफ़ा तो जो है वो गोल ज़रूर स्कोर होगा। लेकिन अर्जेंटीना का जो गोलकीपर था, मेरे ख्याल में उसने बड़ा ही कमाल खेल जो है उसने पेश किया। बिल्कुल दीवार की तरह वो बेचारा खड़ा रहा, लेकिन आखिर कब तक ये ऐसा होता। एक ना एक मौके के ऊपर तो ऐसा होना ही था कि गोल स्कोर होना था। लियोनेल मेसी जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ टच नज़र आए। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जब 90 मिनट का जो खेल 2 हाफ्स का हुआ था उसमें तो मेसी के पास जो है लिटरली बॉल आई ही नहीं। मतलब बिल्कुल गेंद जो है वो जो पोजीशन था वो टोटल स्पेन के पास रहा। तो मेरा ख्याल में स्पेन डिज़र्व करता था ये फाइनल जीतना। बहुत ज़बरदस्त वो खेले और मेरा ख्याल में इवन दो अर्जेंटीना मेरी फेवरेट टीम थी इस फाइनल के लिए, लेकिन अगर मेरा ख्याल में अर्जेंटीना अगर ये मैच जीता तो मुझे इस बात का अफसोस होता, चूँकि पूरा मैच जो है वो स्पेन ने बेहतर खेला और जो डिज़र्विंग मेरा ख्याल में टीम थी वही जीती और कमाल जीती। यू हैव टू गिव इट टू देम कि वो कमाल जीते हैं। सो अल्टीमेटली ये पूरा जो शो है जो इतने हफ्तों से चल रहा था अब ये अख्ताम पजीर हुआ। बड़ा रंग बिरंगा ये शो था। पहली दफ़ा किसी फीफा वर्ल्ड कप फाइनल के हाफ टाइम के ऊपर भी जो है वो परफॉर्मेंस दी गई, वरना आमतौर पे हाफ टाइम में इस तरह नहीं होता। और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि अमेरिका के अंदर जो सुपर बॉल होता है, जिसे अमेरिकन फुटबॉल भी कहते हैं, उसके हाफ टाइम के ऊपर जो है वो बेसिकली एक कॉन्सर्ट वगैरह वहाँ पे मुनाकिद किया जाता है, जो कि बड़ा ही हाईली रेटेड कॉन्सर्ट होता है। मतलब पूरा अमेरिका जो है उसे देखता है। तो चूँकि फ़ुटबॉल अमेरिका के अंदर हो रहा था तो इस मरतबा जो है वो भी ये हुआ। बल्कि स्टैट्स अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ इस मैच के, तो अटेम्प्ट्स एट गोल जो थे स्पेन के वो 20 थे, अर्जेंटीना के सिर्फ 2 थे। और जो टारगेट के ऊपर लगे, मतलब टारगेट के ऊपर यानी गोल पोस्ट के अंदर जहाँ पे वो गए या गोलकीपर ने रोका या किसी डिफेंडर ने रोका, तो वो स्पेन के 12 थे और अर्जेंटीना का 0 था। 0 ओनली 0। तो जब ऐसी परफॉर्मेंस होगी तो फिर मेरा ख्याल में ये बनता ही था कि स्पेन जो है वो ये वर्ल्ड कप जीता और डिजर्विंगली मेरे ख्याल में स्पेन ने जो है ये वर्ल्ड कप जीता है। आइए अब ज़रा दूसरी खबरों की तरफ आते हैं, ईरान और अमेरिका के मामला की जानिब। तो पाकिस्तान इनकलाब के जनाब सियासी उमूर के नायब कमांडर ब्रिगेडियर जनरल यतुल्लाह जीवानी ने बयान में कहा है कि उर्दन, कुवैत, ओमान और दीगर ममालिक में कायम अमरीकी बेसिस पर हमलों में भारी नुकसान हुआ है और शदीद हमलों का सिलसिला जो है बदस्तूर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अमरीकी कोशिश कर रहे हैं कि इस जंग में अपनी शिकस्त का मुदावा करने के लिए हमलों और अपने हुर्मुज़ में जंग से पहले वाली शराइत में वापसी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हरगिज़ कामयाब नहीं होंगे और ख़ित्ते में जियोपॉलिटिकल ज़ल्ज़ला आ चुका है। कमांडर ने जोर दिया जिन्होंने सुप्रीम लीडर को शहीद किया है उन्हें सज़ा देने और बदला लेना है और इन अफराद को पुरसकून और नींद आवर आराम को भूल जाना चाहिए। अपने हुर्मुज़ के हवाले से उन्होंने कहा कि स्ट्रेटेजिक बहरी गुज़रगाह पर ईरान के कंट्रोल ने बुनियादी तौर पर ख़ित्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील कर दिया है, जबकि अमेरिका कोशिश कर रहा है कि आबने हुर्मुज़ पर ईरान का नाफिज करदा नया कानून चैलेंज किया जाए, जिसके लिए फ़ौजी जहारियत और बहरी नाकाबंदी का सिलसिला शुरू कर दिया है, लेकिन ये ईरान का हिस्सा और इस पर मुकम्मल कंट्रोल है। इसके अलावा ईरानी पाकिस्तान इनकलाब की बहरिया के एक बाखबर जरिए ने आबने हुर्मुज़ की मौजूदा सूरत हाल पर कहा है कि जब तक हालात तब्दील नहीं होते बहरी जहाज़ों की आमदो रफ्त के ऊपर पाबंदियाँ जो है वो आयद रहेंगी।
ज़राए ने कहा कि जब तक अमेरिका की जानिब से हमले और इश्तियाल अंगेज़ सरगर्मियाँ जारी रहेंगी, आबना हुर्मुज़ बंद रहेगी और किसी भी बहरी जहाज़ को वहाँ से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके अलावा एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका ने मुल्क के जनूब मगरबी हिस्से में ज़ेर तामीर जौहरी पावर प्लांट के ऊपर हमला किया है। फारस न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की जौहरी तवानाई की तंजीम के इंफॉर्मेशन सेंटर के मुताबिक अमेरिका ने जौहरी पावर प्लांट के तामीरी मुकाम को इतवार की सुबह हमला किया, जो बैनुल अक़वामी कवानीन और कवायद की संगीन खिलाफवर्जी उन्होंने उसे करार दिया। बयान में कहा गया कि दहशतगर्द और जराइम का इर्तिकाब करने वाला अमेरिका ने ईरान की साइंसी फ़ख्र और दिफा की मुतअद्दिद अलामात में से एक दराख़्वैन जौहरी पावर प्लांट के ज़ेर तामीर मुकाम पर जारहाना और बर्बरियत से भरपूर हमला किया है। ईरानी जौहरी तंजीम ने जोर दिया कि मज़कूरा तंसीब बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई और ईरान के दरमियान मौजूदा मुआहिदा कंप्रीहेनो सेफ गार्ड एग्रीमेंट के तहत IAEA की हिफाजत और निगरानी में है और यहाँ तमाम सरगर्मियाँ पुरअमन और कानून के दायरे में होती हैं। इसके अलावा जनाब ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी आज पाकिस्तान पहुँच रहे हैं अपने आला सतह के वफ़द के हमरा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दावत के ऊपर जो है वो 2 रोज़ा दौरे के ऊपर ईरानी वज़ीर दाखिला पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकात करने आ रहे हैं। ज़राए का कहना है कि ईरानी वज़ीर दाखिला के हमरा ईरान के मुख्तलिफ़ वजारतों के आला ओहदेदार भी यहाँ पर आएंगे। अब ज़ाहिर बात है इस मौके के ऊपर जो है उनका पाकिस्तान आना मोस्ट प्रॉब्ली जो इस वक्त ईरान अमेरिका की ये जंग है ये तो डिस्कस हो गई, लेकिन जो दाखिली मामलात हैं दोनों मुल्कों के दरमियान आप जानते हैं कि रवाबित जो है पहले से बहुत बेहतर हुए हैं और मोस्ट प्रॉब्ली इसके ऊपर भी जो है वो गुफ्तगू होने जा रही है। इसके अलावा चंद वीडियोज़ जो है वो आपको दिखाना चाहेंगे और ये पहली वीडियो जो है ये आपके सामने है। इसमें ईरान ने जनाब क्लेम किया कि उसने अमरीकी लोकस ड्रोन जो है वो मार गिराया है और 35,000 का ये जो ईरानी शहीद कमाकाजी ड्रोन है ये इसी की कॉपी जो है वो बताया जाता है और इसके बारे में कहा है कि ये US MQ-9 रीपर ड्रोन है जिसको ईरानी सरजमीन के ऊपर जो है वो मार गिराया है और उसकी ये तस्वीर जो है वो भी ये सामने आई है। इसके अलावा ईरान के पासार इनकलाब ने एक और ये दावा किया है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने अमेरिका का अपने जो शुमाली ऑपरेशन जोन है उसके अंदर अमेरिका का एक और स्पाई ड्रोन भी जो है वो उसे उतार लिया है और उसे वो पूरी खस्ता हालत के अंदर जो है उसे उतारा गया। उसकी तस्वीर भी जो है वो शेयर की गई हैं। इसके अलावा गुज़िश्ता वीलॉग में हमने आपको बताया था कि ईरान ने अमेरिका का रीपर ड्रोन जो है वो गिराया। अब उसकी एक और वीडियो भी जो है वो सामने आई है और ये वीडियो ईरान की जानिब से जो है वो रिलीज़ की गई है और इसमें कहा गया कि ये जो एक ड्रोन है जो गिराया गया है इसकी मालियत जो है वो तकरीबन $30 मिलियन बताई जाती है जो अमेरिकी ड्रोन जो है वो मार गिराया है। अब इसकी एक चंद फुटेजेस ये हैं और इसके अंदर एक और फुटेज जो है वो या तस्वीर जो है वो सामने आई है और उसमें इस ड्रोन के इंजन को जो है एक घोड़े के ऊपर लाद कर जो है वो ले जाया जा रहा है। मतलब ऐसी फुटेजेस भी जो है सामने आई हैं। तो ये एक पहाड़ी सिलसिला है जहाँ पे इस ड्रोन का मलबा जो है वो गिरा हुआ देखा जा सकता है। ये ईरान की सरजमीन है जहाँ पे ये अमेरिकी ड्रोन जो है वो जाके गिरा है और हर जगह उसके जले हुए पीसेस जो हैं वो आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ एक और वीडियो ये सामने आई है और ये बड़ी खौफनाक किस्म की वीडियो है और इसके अंदर जो है ये क्लेम किया गया है कि 2 अमेरिकन आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम्स जो हैं ये देखिएगा ये फायर किए जाते हैं और ये कुवैत के अंदर जो अमेरिकी एयरबेस है उसके बारे में बताया जा रहा है कि कुवैत की सरजमीन से जो है इस तरह ईरान के ऊपर जो है ये अटैक्स हुए हैं और इस तरह ये मिसाइल जो है ये कुवैत से ईरान की जानिब दागे जाते हैं और इसलिए फिर ईरान जो है वो ये क्लेम करता है कि जनाब चूँकि इस किस्म के मिसाइल्स हमारे पर फायर किए जा रहे हैं ईरान की सरजमीन से, इसीलिए फिर हम कुवैत को जो है वो हम टारगेट करते हैं। इसके साथ साथ एक और वीडियो भी जो है वो आपको दिखाना चाहेंगे और तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे और ये फारस न्यूज़ एजेंसी की जानिब से जो है वो दिखाया गया। कतर के अंदर अल अदीद एयरबेस जो है वहाँ पे जो अमेरिकन बेस है उसके ऊपर बताया जाता है कि जहाँ पे तकरीबन 10,000 अमरीकी पर्सनल फ़ौजी पर्सनल जो है वहाँ पे ठहरे हुए हैं, उसके ऊपर जो अटैक हुआ है तो उसकी एक तस्वीर के अंदर सेटेलाइट इमेजरी जो है वो देखा जा सकता है कि ये जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह वैसे ही कायम है, लेकिन उसके बाद जब उसके ऊपर हमला होता है तो ऊपर से देखा जा सकता है कि वो राख का ढेर बना हुआ है और एक बहुत बड़ा काले रंग का धब्बा जो है वो सेटेलाइट से ही नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ जनाब एक और भी वीडियो जो है वो सामने आई है और इसके अंदर देखा जा सकता है कि जनाब कुवैत के अंदर जो है वो खौफनाक किस्म की आग भड़क उठी जब सुबैया पावर प्लांट के ऊपर जो है ईरान का मिसाइल स्ट्राइक। बड़ा ही खौफनाक वीडियो है ये। जो शख्स एक्चुअली बना रहा था वहाँ पे भी ये नहीं पता कि वो उस शख्स ने ख़ुद भी सर्वाइव किया या नहीं, लेकिन उसके बाद ये वीडियो देखी जा सकती है कि बड़े खौफनाक किस्म के धमाके जो हैं वहाँ पर होते हैं।
इसके अलावा ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने जनाब एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कहा कि मैंने इस अरसे में मुश्तबा खमनाई को अभी तक नहीं देखा है और मुझे नहीं लगता कि बहुत कम लोगों के अलावा किसी और ने उन्हें देखा है। साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई की शहादत के से मुतल्लिक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि दुश्मन को इन मुलाकातों के बारे में मालूम था और ये एक सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी की निशानदेही करता है, एक ऐसी खिलाफ वर्जी जो शायद अभी तक मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई है और इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। सिक्योरिटी सर्विसेज इस मामले की तहकीकात करें। यानी उनका कहने का मतलब है कि आयतुल्लाह खमनाई की जो शहादत हुई थी, उनका जो सिक्योरिटी अपरेटस था उसमें से शायद किसी ने खबर जो है वो उनकी मौजूदगी के बारे में जो है वो लीक की है, जिसकी वजह से उन्हें शहीद किया गया है। उन्होंने कहा मेरी राय में वो बखूबी जानते थे कि सुप्रीम लीडर हर सुबह अपने दफ्तर में होते थे। ये मतलब जो भी कोई जासूस था उससे पता था, जिससे वो आसानी से शनाख्त होने वाला हदफ बन जाते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी महसूस किया था कि मिलिट्री कमांडर्स का एक इजलास करीबी इमारत में या शायद एक या दो इमारतें दूर हो रहा था और इसी वजह से उन्होंने हमला करने के लिए इस खास वक्त का इंतखाब किया। इसके साथ साथ समंदर में गिरकर जो एक जहाज़ था K2 एयरवेज का, जो पाकिस्तानी एयरलाइन है K2 एयरवेज, जिनका कार्गो जहाज़ जो है वो शारजाह से जब कराची की तरफ आ रहा था तो वो गिरकर जो है वो समंदर में गिर के तबाह हुआ था। उसके लापता तैयारे के अमले, इंजन्स, फ्यूज़ लॉज समेत मलबे की तलाश के लिए बैरून मुल्क सैल्वेज ऑपरेशन के माहिरीन की खदमात के असूल के ऊपर जो है वो गौर शुरू कर दिया गया है। पिछले कई दिनों से जो है उसको तलाश करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसके छोटे मोटे मलबे के पीसेस ज़रूर मिले हैं, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं ना अब तक इस सिलसिले में जो इसका अमला था ना उनकी लाशों के बारे में कुछ पता लगा है, ना ब्लैक बॉक्स के बारे में कुछ पता लगा है। तो उसकी तलाश के लिए जो है अब इंटरनेशनल जो कोई ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके एक्सपर्ट्स को लाने के बारे में जो है वो सोचा जा रहा है। बलूचिस्तान के सही इलाके उरमाड़ा के करीब समंदर में क्रैश होने वाले K2 एयरवेज का कार्गो तैयारे के हवाले से सर्च ऑपरेशन इतवार को भी जारी रहा। पाक बहरिया और पाकिस्तान मेरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी के बहरी सासों के जरिए सर्च ऑपरेशन आइंदा भी तवातुर से जारी रखने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक तैयारा हादसे की तहकीकात करने वाले मुल्की इदारे ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गहरे समंदर में सैल्वेज ऑपरेशन के लिए बैरून मुल्क के तकनीकी माहिरीन के हामिल कंपनीज की खिदमात के ऊपर जो है अब गौर शुरू कर दिया है। इसके अलावा सिंध के शहर मटियारी के करीब माल गाड़ी की 17 बोगियां ट्रैक से उतरने के बायस अप और डाउन दोनों रेलवे ट्रैक्स जो हैं वो बंद हो गए। मटियारी में वाक़ वहाब शाह रेलवे स्टेशन के करीब माल गाड़ी की 17 बोगियां हादसे का शिकार होकर पटरी से उतर गईं, जिसके बायस अप और डाउन दोनों रेलवे ट्रैक्स मुकम्मल तौर पर बंद हो गए। DS रेलवे सखर फरमान गनी के मुताबिक हादसे के बाद तमाम ट्रेनों को मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों के ऊपर जो है वो रोक दिया गया है। रोहड़ी से रवाना होने वाली रिलीफ ट्रेन रात 10 बजे तक जाए हादसा पहुंचेगी, जबकि कोटरी भी रिलीफ ट्रेन जो है वो रवाना कर दी गई है। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब ने जनाब जो सिलसिला आज से तकरीबन एक हफ़्ता पहले शुरू हुआ था वो वैसे ही जो है वो अभी भी जारी है। कल उन्होंने ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन से उन्होंने खिताब किया। बाय द वे इस कन्वेंशन, इस तकरीब से पहले A17 ओल्ड एयरपोर्ट के करीब मुनक़दा कन्वेंशन का जो एरिया था उसको पुलिस ने घेरे में ले लिया और पुलिस की भारी नफरी कैदी वैन्स, बख्तरबंद गाड़ियाँ जो हैं वो मौके पर पहुँच गईं। ज़िले इंतज़ामिया ने NOC ना होने की वजह से इवेंट रोक दिया था और पुलिस ने माकी को उसके बाद खाली करवा लिया, लेकिन बाद में JUI फे और इंतज़ामिया में मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो गए और इंतज़ामिया ने लॉयड फॉरम कन्वेंशन की इजाज़त जो है दे दी। मौलाना साहब ने उसके बाद जब वहाँ पर तकरीर की तो उन्होंने कहा जी मेरी तकरीर अव्वल से आखिर तक आप कौम को क्यों नहीं सुनाते। मैंने कोई गालियाँ तो नहीं दी, मैंने दलाइल के साथ अपना मौक़िफ़ बयान किया है। तुम में हिम्मत है तो कौम को पूरी तकरीर क्यों नहीं सुनाते। कहते हो फजल रहमान माफ़ी मांगे, नहीं, मेरा मुतालबा यही है कि जिस फ़ौज ने और जिस जनरल ने जिस दफ्तर से मेरे खिलाफ और मेरी जमात के खिलाफ प्रोपेगेंडा कमांड किया है उसको माफ़ी मांगनी होगी। जमीयत उलमा इस्लाम तो फ़ौज नहीं है। हमने तलबा से लेकर अकाबरीन तक 200 से ज़ायद शहीद किसके लिए दिए। तुमने इस तरह की हरकत करके जमीयत की कुर्बानियों का मजाक उड़ाया है। अब इसका रद्द-ए-अमल आएगा। आप समझते हैं हम पीछे हट जाएंगे। हमने तरतीब बना ली है। मैं अपना मौक़िफ़ लेकर चारों सूबों में जाऊँगा। 15 अक्टूबर को मुल्तान में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस होगी। अगस्त में चारों सूबों में वर्कर्स कन्वेंशन होंगे जिनमें वकला भी शरीक होंगे। नवंबर में भी पंजाब में जलसे का ऐलान किया है। सितंबर में भी हम पंजाब में जलसे करेंगे। अब पंजाब में जलसे ही जलसे होंगे। तो मरियम नवाज़ साहिबा के लिए भी जो है वो मौलाना साहब ने ख़तरे की घंटी बजा दी है कि जनाब लो जी अब मैं पंजाब का रुख जो है मैं करने लगा हूँ। इस मौके के ऊपर मौलाना साहब ने जो है वो एक बड़ी कंट्रोवर्शियल किस्म की उन्होंने बात भी की है। उन्होंने कहा कि हमें कहा गया कि PTI की हुकूमत गिराकर आप खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बना लें। मैंने कहा बनती नहीं है, आप हमें लोग मुहैया करके दे देंगे और मैं लोटों के सारे हुकूमत बनाऊंगा। मैं उस घोड़े पर सवार होने के लिए तैयार नहीं हूँ जिसकी भागें मेरे हाथ में ना हो।
तो मौलाना साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि उनको जो है ये ऑफ़र की गई थी कि आप जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट करा दें, लोग आपके साथ मिलाएंगे और उसके बाद जो है वो आप गवर्नमेंट बना लें, लेकिन मैंने जो है वो इनकार कर दिया। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि मौलाना साहब आपको ऑफ़र कब हुई थी और किसने की थी, जिसका इंकशाफ अब आप जाके कर रहे हैं। ये ऑफ़र हुई कब थी और कौन सी शख्सियत थी? किसी ने तो आपको फ़ोन किया होगा ना, तो उसका नाम ले दीजिए, उसका नाम लेके बता दें कि जनाब ये फ़लाँ बंदा था और इसने मुझे, ताकि ये तो बड़ी सीरियस है एलिगेशन कि अगर इस तरह की चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं तो ये तो बड़ी सीरियस एलिगेशन है, इसकी तो पूरी तहकीकात होनी चाहिए। ये सारी इतनी सी बात करने का क्या फ़ायदा? पूरी बात बताइए ना, कंप्लीट बात बताइए, फिर बात बनती है। एक वीडियो एक और भी जो है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई है। मौलाना साहब से एक जर्नलिस्ट जो है वो सवाल करते हैं कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में, गौर से सुनिए, कहते हैं क्या खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई से छीन कर जो आपको 10 मखसूस नशिस्तें मिली हैं वो वापस करेंगे आप? आपको याद है सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला जो है वो आया था और उसके बाद जो है ये सीटें बांट दी गई थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई मखसूस नशिस्त जो है वो नहीं आई थी। तो उसके ऊपर मौलाना साहब से सवाल किया गया कि अगर आप वाकई इतने जमहूरी हो गए हैं तो क्या ख्याल है वो सीटें पीटीआई को ना दे दी जाएं? तो मौलाना साहब ने उसका जवाब दिया कि अकल की कोई बात करो ना, और उसके बाद वो गाड़ी में बैठ गए और निकल गए। तो जमहूरियत जो है वो इतनी बस पसंद है, इतनी भी पसंद नहीं है कि अपनी सीटों के ऊपर ही अब सवाल करना शुरू कर दें। बट अ गुड क्वेश्चन फ्रॉम द जर्नलिस्ट, आई मस्ट से दैट, अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। इसके साथ साथ अलीमा खान साहबा जो है वो दौरा सवात के ऊपर कबल चौक में जो है उन्होंने कारकुनों से खिताब किया। उन्होंने कहा हमें बहादुर और गैरतमंद ईरान से सीखना चाहिए। ईरान के अजीम लीडरों ने शहादतें दी हैं, उनके लीडरों ने फ्रंट से लीड किया है क्योंकि उनके लीडर मुखलिस थे और हक़ के लिए खड़े हैं। ईरान को खराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि जी अब वक्त आ गया है कि अपने और पाकिस्तान के लिए निकलें। जब तक इन पर प्रेशर नहीं डालेंगे, इमरान खान का इलाज भी नहीं करवाएंगे और क़ैद तन्हाई भी नहीं ख़त्म करेंगे। अब हमें ज़रूरत है मज़ामती तहरीक को खैबर पख्तूनख्वा आप लीड करेंगे और पंजाब को साथ लेकर चलेंगे। 2 दिसंबर को इमरान खान ने मेरी बहन से कहा आज़ादी या मौत। मैं कहती हूँ आज़ादी या शहादत, और हम बहनें अब घर से ये फ़ैसला करके निकल चुकी हैं कि अगर हम मारे गए तो अल्लाह ताला हमारी शहादत कबूल करे। हमें पता चलता है कि लोगों को धमकियाँ आती हैं। इमरान खान ने अभी अपनी स्पीच में कहा था कि अगर ये तुम्हें धमकियाँ दे तो तुम वापस उनको धमकियाँ दो। अलीमा खान ने मुराद सईद और तमाम रूपोश रहनुमाओं को मंजर आम के ऊपर आने का मशवरा देते हुए कहा कि मुराद सईद, हमें आपकी ज़रूरत है। अब वक्त आ गया है कि आप निकल आओ। वो तमाम लोग जो रूपोश हैं वो सब निकल आएँ और जवानों को लीड करें। आपकी हमें ज़रूरत है। तो मुराद सईद के लिए जो है वो अलीमा खान साहबा ने ये पैगाम दिया कि जी आ जाएँ, अब जो आप अंडरग्राउंड हुए हैं उसे ख़त्म करें। लेकिन लगता है कि मुराद सईद साहब जो हैं उनको कोई ये बात जो है उन्होंने कोई ज़्यादा पसंद नहीं की। उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो बड़े शॉर्ट नोटिस के ऊपर लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त वेलकम किया अलीमा खान साहबा का, उसका शुक्रिया। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि रही बात अपने लोगों के साथ खड़े होने की, तो उन्होंने कहा कि मैं मुझ पर इस कदर एतमाद पर भी मशकूर हूँ कि उनकी राय में मेरी मौजूदगी से इमरान खान की रिहाई की तहरीक को वो तकमीत मिलेगी जो तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत और इतनी तजुर्बाकार और काबिल क़यादत के होते हुए नहीं मुमकिन हो पाई। जब भी इमरान खान साहब की मेरे हवाले से हिदायत में तब्दीली से मुझे उनके मुसद्दक़ा ज़राए से तस्दीक मिली, मैं इंशाअल्लाह उनके और अपनी कौम के इस भरोसे को शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। तब तक और हमेशा हर तरीक़ और हर मरले पर इमरान खान की पार्टी और इमरान खान साहब के ख़ानदान को मेरी और मेरे लोगों की वैसे ही हिमायत मुयस्सर होगी जिसका मुजाहरा आपने इस हफ्ते मालाकंड रीजन, आज सवात में और अब से कुछ देर बाद बुनेर में देखेंगे। रही बात अपने लोगों के साथ खड़े होने की, तो मेरी कौम जानती है कि कल भी अपने लोगों के साथ खड़ा था और आज भी अपने कायद और अपनी कौम के साथ खड़ा हूँ। चाहे मैं अपने लोगों के माबैन मौजूद हूँ या नहीं, मैंने उनके हकूक़ और उनकी ज़िंदगियों का सौदा करने की इजाज़त किसी को नहीं दी, ना आगे कभी दूंगा। तो उन्होंने कहा कि जी मैं जब तक मुझे इमरान खान साहब नहीं कहेंगे तब तक जो है वो मैं बाहर नहीं आ सकता, मैं आपके कहने के ऊपर नहीं आ सकता, और वो अगर मुझे इंस्ट्रक्शंस देंगे मैं तब बाहर आऊँगा। तो अलीमा खान साहबा की वो जो डिमांड है उसके ऊपर कोई ज़्यादा उन्होंने जो है वो अच्छा रिमार्क जो है वो नहीं दिया है। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने, जनाब एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सरकारी तकारीब में अरकान पार्लियामेंट की नशिस्तों और प्रोटोकॉल के हवाले से सामने आने वाली शिकायत का सख्त नोटिस लिया है। उन्होंने तमाम सरकारी हुकाम को वाज़ेह हिदायत जारी की हैं कि तकारीब के दौरान अवामी नुमाइंदों के एहतराम को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। अरकान पार्लियामेंट की जानिब से ये शिकायत की गई कि सरकारी तकारीब में अवामी नुमाइंदों को उनका जायज़ प्रोटोकॉल और नशिस्तें फ़राहम नहीं की जाती। वज़ीर आज़म ने इंतज़ामिया को हिदायत की है कि आइंदा ऐसी कोताही ना हो और तकारीब में अरकान पार्लियामेंट की इज़्ज़त और तौक़ीर का मुकम्मल ख्याल रखा जाए। मैं हैरान होता हूँ ये कब इन चीज़ों से निकलेंगे। कभी इनको ब्लू पासपोर्ट चाहिए, कभी इनको प्रोटोकॉल चाहिए, मुझे इधर क्यों बिठाया, मुझे आगे क्यों नहीं बिठाया, मेरी ये नशिस्त नहीं बनती थी, मुझे वो नशिस्त चाहिए, मैंने टोल टैक्स नहीं देना, मुझे भी ब्लू पासपोर्ट दो, मेरी बीवी को भी ब्लू पासपोर्ट दो, मेरे बच्चे को भी ब्लू पासपोर्ट दो, मुझे एयर टिकट्स भी मुझे इतनी मुफ्त चाहिए, मैं अगर एयरपोर्ट पे जाऊं तो मुझे जो
VVIP लाउंज है, मुझे उसका भी एक्सेस चाहिए। कितना कितना प्रोटोकॉल चाहिए यार आप लोगों को। ये भूख ख़त्म क्यों नहीं होती? वाई कांट यू लिव लाइक अ नॉर्मल पर्सन? क्या ज़रूरत है हर दफ़ा, कितना शौक है इन लोगों के मुझे आगे बैठना है, मुझे पहली सीट में रो में बैठना है, दूसरी में बैठना है, मुझे पीछे क्यों बिठा दिया, मुझे वहाँ क्यों नहीं बिठाया। पता नहीं, मेरी समझ से बाहर हैं इन चीज़ों से, कब बाहर निकलेंगे। लेकिन अगर आप इनसे ये बात करें कि जनाब ये बताइए अवाम के लिए आपने क्या किया, मज़ा तो आता है ना, अवाम अपने कंधों पे बिठा के आपको सबसे आगे ला के बिठाए। यहाँ पे जाके वज़ीर आज़म से जो है वो बैठ के ये दरख्वास्तें कर रहे हैं कि देखें जी हमें जो है वो पिछली सीटों पे बिठा देते हैं। आप से इनकी ज़रा शिकायत देखें आप। इसके साथ साथ जनाब यही थी अब तक की अपडेट्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।